कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 अक्टूबर 2025 है और हम नजर डालेंगे पिछले 2 दिनों यानी 24 और 25 अक्टूबर की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरों और अदालती घटनाक्रमों पर। हमारा मकसद सिर्फ सुर्खियां बताना नहीं है, बल्कि इन खबरों के पीछे के मायने, उनके असर और जो कानूनी बारीकियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स तक देखते हैं पिछले 48 घंटों में क्या कुछ खास हुआ है जिसने कानूनी गलियारों में कह सकते हैं हलचल मचाई है। तो सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया वो अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। मौजूदा सीजेआई जस्टिस BR गवई अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और परंपरा के मुताबिक सरकार ने उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाने को कहा है। जी हाँ, और जैसा कि स्थापित परंपरा है, जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं उन्हीं को सीजेआई बनाया जाता है। तो इस हिसाब से जस्टिस सूर्यकांत वो अगले सीजेआई बनने की कतार में सबसे आगे हैं। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि न्यायपालिका की निरंतरता और स्वतंत्रता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। असल में जस्टिस गवई की सिफारिश के बाद फिर राष्ट्रपति जी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी एक और अहम बात है स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो एक्शन। कोर्ट ने 2 मामलों में खुद ही संज्ञान लिया है जो दिखाते हैं कि अदालतें समाज में जो गंभीर मुद्दे चल रहे हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। पहला मामला हरियाणा का है जो सुनने में ही अजीब और खतरनाक लगता है, डिजिटल अरेस्ट। हाँ, ये वाकई चिंताजनक नया ट्रेंड है, बहुत ही अजीब है। इस मामले में हुआ ये कि कुछ धोखेबाजों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को फोन पर डराया, खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कमाल की बात है एक नकली सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाकर उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया। मतलब उन्हें घर में ही नजरबंद रहने को मजबूर किया और फिर उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। 1.5 करोड़? जी। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्वतः संज्ञान लेना दिखाता है कि इस तरह के डिजिटल अपराधों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। 27 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। ये तो कमाल की धोखाधड़ी है, मतलब टेक्नोलॉजी का ऐसा दुरुपयोग। खैर, और दूसरा स्वतः संज्ञान मामला आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से जुड़ा है। उसकी सुनवाई भी 27 अक्टूबर को ही है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। एक तरफ तो लोगों की सुरक्षा का सवाल है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। दूसरी तरफ पशुओं के अधिकार और उनके प्रति क्रूरता रोकने की बात भी है। अलग अलग राज्यों में इसे लेकर अलग नियम है, कहीं कहीं तनाव की स्थिति भी बनी है। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देगा जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों के बीच एक संतुलन बन सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के एक खास प्रावधान पर कह सकते हैं गंभीर सवाल उठाए हैं। ये वो प्रावधान है जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता वगैरह वो सार्वजनिक की जाएगी। जी, कोर्ट की मुख्य चिंता यहाँ निजता के अधिकार को लेकर है, जो हमारा मौलिक अधिकार है ना। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रावधान की संवैधानिकता की जांच करनी होगी। सवाल ये है कि क्या किसी के धर्म परिवर्तन जैसी निहायत निजी जानकारी को इस तरह सार्वजनिक करना, क्या ये उसकी सुरक्षा और गरिमा के लिए खतरा नहीं है? क्या ये गैर जरूरी है या मौलिक अधिकारों का हनन है? ये कानून पहले भी काफी चर्चा में रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA ने एक वकील है राकेश किशोर, उनके खिलाफ अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसकी याचिका दायर की है। ओहो। आरोप यह है कि उन्होंने भरी अदालत में कथित तौर पर CJI पर जूता फेंकने की कोशिश की। अरे बाप रे, ये तो बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरी न्यायपालिका की गरिमा और सम्मान पर एक तरह से हमला है। अदालत की कार्रवाई का सम्मान बनाए रखना तो बहुत जरूरी है। इस मामले की सुनवाई भी 27 अक्टूबर को होनी है। देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कदम उठाता है। ये न्यायपालिका के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मामला होगा। चलिए अब दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ फैसलों पर नजर डालते हैं। एक मामले में कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी अपने पति के पिता होने पर शक करती है, मतलब उसकी वैधता पर, या फिर उसकी मां का बार बार अपमान करती है, तो इसे तलाक के लिए मानसिक क्रूरता माना जाएगा। हाँ, ये फैसला वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता की परिभाषा को और स्पष्ट करता है। अक्सर शारीरिक क्रूरता साबित करना फिर भी आसान होता है, लेकिन मानसिक क्रूरता साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोर्ट ने इस फैसले से साफ किया है कि लगातार शक करना, अपमानित करना, झूठे आरोप लगाना,
ये सब मानसिक पीड़ा देते हैं और रिश्ते को खत्म करने का आधार बन सकते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट ने कहा कि अगर क्रूरता साबित हो जाती है तो तलाक दिया जा सकता है, भले ही दूसरा पक्ष भी बदले में क्रूरता का आरोप लगा रहा हो। इसी तरह का एक फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भी आया है ना, जहां पत्नी द्वारा पति पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाने और अपमानित करने को मानसिक क्रूरता माना गया। तो ये ट्रेंड दिख रहा है कि अदालतें मानसिक पीड़ा को गंभीरता से ले रही हैं। बिल्कुल, दोनों फैसले एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वैवाहिक रिश्ते आखिर विश्वास और सम्मान पर ही टिके होते हैं। जब कोई एक साथी लगातार झूठे आरोप लगाकर या अपमानित करके दूसरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो अदालतें इसे रिश्ते को जारी रखने में एक बड़ी बाधा मान रही हैं। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ शारीरिक चोट को ही नहीं बल्कि मानसिक घावों को भी पहचान रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक और फैसला दोस्ती और अपराध की सीमाओं को लेकर है। कोर्ट ने एक 17 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोस्ती का मतलब यौन शोषण या हिंसा करने का लाइसेंस नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, खासकर आज के समाज में जहां दोस्ती की आड़ में कई बार सीमाओं का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई उसे आरोपी के बचाव का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अक्सर पीड़िता डर, सदमे या सामाजिक दबाव की वजह से तुरंत शिकायत नहीं कर पाती है। कोर्ट का ये रुख पीड़िता केंद्रित न्याय मतलब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, उसकी तरफ एक सकारात्मक कदम है। इसमें पीड़िता की मानसिक स्थिति और परिस्थितियों को समझा जा रहा है। अब एक ऐसे फैसले की बात करते हैं जिसका असर शायद भविष्य में बहुत गहरा हो सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति यानी प्रॉपर्टी माना जा सकता है। हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत में लाखों लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कानूनी स्थिति को हमेशा एक क्या कहते हैं धुंधलका सा बना रहा है कि एक करेंसी है, एक कमोडिटी है या कुछ और। मद्रास हाईकोर्ट का इसे संपत्ति मानना इसे कानूनी पहचान देता है। अच्छा जी, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि इस पर टैक्स कैसे लगेगा, विरासत में इसका बंटवारा कैसे होगा, धोखाधड़ी के मामलों में इसे रिकवर कैसे किया जाएगा। ये फैसला रेगुलेशन यानी नियम बनाने की दिशा में भी सरकार पर दबाव डाल सकता है। मतलब ये हुआ कि अब अगर क्रिप्टो से जुड़ा कोई विवाद होता है तो उसे संपत्ति से जुड़े कानूनों के दायरे में देखा जा सकता है। यही मतलब हुआ ना? सैद्धांतिक रूप से हाँ, यही इसका एक बड़ा मतलब है। बेशक ये अभी एक हाई कोर्ट का फैसला है, हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन ये निश्चित रूप से भारत में डिजिटल संपत्ति के कानूनी भविष्य के लिए एक अहम मोड़ है। इससे निवेशकों और रेगुलेटर दोनों को कुछ स्पष्टता मिल सकती है। अब जरा देश के बाहर की अदालतों पर नजर डालें। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में बेल्जियम की एक अदालत ने उसे भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी दे दी है। यह भारत के लिए तो बड़ी खबर है। नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है और काफी समय से भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के एंटवर्प शहर से गिरफ्तार किया गया था। उसकी कई जमानत याचिकाएं भी खारिज हो चुकी थी क्योंकि अदालत को उसके भागने का खतरा लग रहा था। तो बेल्जियम कोर्ट का ये फैसला भारत सरकार के प्रत्यर्पण प्रयासों की एक बड़ी कामयाबी है और उम्मीद है कि उसे जल्द भारत लाकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाया जा सकेगा। एक और मामला है। मुंबई की सत्र अदालत ने गैंगस्टर्स से नेता बने अरुण गवली के बेटे महेश गवली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाँ, ये मामला जमीन की बिक्री से जुड़े कोई 1.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। ये दिखाता है कि प्रभावशाली पृष्ठभूमि होने के बावजूद कानून अपना काम कर रहा है। और झारखंड से एक दुखद खबर है। एक अदालत ने 60 साल की महिला अनिता देवी को अपनी बहू को जिंदा जलाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उफ, अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और अगर वो नहीं दिया तो 2 साल की अतिरिक्त कैद होगी। ये घरेलू हिंसा के इतने गंभीर मामलों में न्याय का एक उदाहरण है। दिवाली भी नजदीक आ रही है तो पटाखों का मुद्दा भी उठा है। एक वकील हैं हितेंद्र गांधी। उन्होंने जहरीले पटाखों से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का रुख किया है। अच्छा, हाँ, याचिका में असुरक्षित कार्बाइड पटाखों के निर्माण और उपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय अध्ययन, पब्लिक एडवाइजरी और रेगुलेटरी एक्शन की मांग की गई है। साथ ही दिवाली की सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखने का भी आग्रह किया गया है।
ये फिर वही बात है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच संतुलन बनाने का मुद्दा। टेक्नोलॉजी की बात चली रही थी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जिक्र भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर एक बहुत ही संतुलित बात कही है। उनका कहना है कि एआई वकीलों और जजों की मदद तो कर सकता है, लेकिन उनकी जगह नहीं ले सकता। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण नजरिया है मुझे लगता है। आजकल हर क्षेत्र में एआई की चर्चा है और कानून का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। एआई कानूनी रिसर्च में, केसों का विश्लेषण करने में, शायद दस्तावेज तैयार करने में मददगार हो सकता है, जिससे काम तेज हो, शायद ज्यादा कुशल भी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने सही कहा कि न्याय देना महज एक तकनीकी काम नहीं है, ये एक मानवीय प्रक्रिया है। इसमें विवेक लगता है, सहानुभूति, नैतिकता और संदर्भ को समझने की जरूरत होती है, जो फिलहाल एआई के बस की बात नहीं लगती। अंतिम फैसला हमेशा इंसान का ही होना चाहिए, जज और वकील का। यानी टेक्नोलॉजी सहायक हो सकती है, मालिक नहीं। बिल्कुल, एआई एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, पर न्याय की आत्मा मानवीय ही रहनी चाहिए। ये टिप्पणी भविष्य में कानूनी पेशे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम कर सकती है। एक और खबर सीजीआई गवाही से जुड़ी है। उन्होंने भूटान का दौरा किया और घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट में 2 लॉ क्लर्क के पद हर साल भूटानी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आरक्षित होंगे। ये भारत और भूटान के बीच न्यायिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। सीजीआई ने अपने भाषण में न्यायपालिका की भूमिका को लोकतंत्र के शिक्षक के रूप में भी बताया। दिल्ली की एक अदालत ने वकील महमूद प्राचा पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाँ, प्राचा ने अयोध्या फैसले को सीजेआई चंद्रचूड़ की कुछ टिप्पणियों के आधार पर रद्द करने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने माना कि सीजेआई की टिप्पणी एक आध्यात्मिक चिंतन थी, न कि किसी पूर्वाग्रह या बाहरी हस्तक्षेप की स्वीकृति। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम अभी तक एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है। अच्छा, ये जानकारी करोड़ भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई। ये राजनीतिक दलों की मान्यता और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व को दिखाता है। केरल हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें कुवैत से निर्वासित हुए बैंगलोर के एक व्यक्ति के लापता होने के मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय निर्वासन और नागरिक सुरक्षा से जुड़े जटिल कानूनी और मानवाधिकार के मुद्दों को दर्शाता है। और आखिर में एक नजर कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कानूनी खबर पर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) जो कंपनियों के दिवालियापन और उससे जुड़े विवादों को देखती है, NCLT बेंगलुरु ने बाइजूस के मामले में एक अर्जी खारिज कर दी है। हाँ, ये मामला बाइजू की सहायक कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज से जुड़ा है। बाइजू आजकल खुद वित्तीय संकट से गुजर रही है और दिवालिया प्रक्रिया मतलब CIIP का सामना कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल RP नियुक्त होता है, उसने NCLT में अर्जी दी थी कि आकाश की एक EGM और राइट्स इशू पर रोक लगाई जाए। NCLT ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। ये फैसला बाइजू और आकाश के बीच चल रहे नियंत्रण और शेयर धारक अधिकारों की लड़ाई में एक नया मोड़ है और दिखाता है कि एडटेक सेक्टर में अभी भी काफी उथल-पुथल जारी है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ चुनिंदा लेकिन अहम कानूनी गतिविधियां। हमने देखा कि कैसे अदालतें नए जमाने की चुनौतियों जैसे डिजिटल फ्रॉड और AI से निपट रही हैं, कैसे व्यक्तिगत अधिकारों जैसे निजता और सम्मान की रक्षा कर रही हैं और कैसे कॉर्पोरेट जगत के जटिल मामलों को सुलझा रही हैं। बिल्कुल, इन सभी मामलों को एक साथ देखें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं। एक, कि न्यायपालिका लगातार समाज में हो रहे बदलावों के प्रति सजग है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार दिख रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो या सामाजिक मूल्यों से। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और गरिमा जैसे मुद्दों पर अदालतों का जोर बना हुआ है। और तीसरा, आर्थिक अपराधों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामलों में भी सख्ती दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, खासकर डिजिटल दुनिया में अपराध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, क्या हमारी कानूनी प्रक्रियाएं और जांच एजेंसियां उतनी ही तेजी से खुद को ढाल पा रही हैं? डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं इसी तरफ इशारा करती हैं। क्या हमें इस दिशा में और ज्यादा सक्रिय और कह सकते हैं इनोवेटिव होने की जरूरत है? वाकई एक जरूरी सवाल है ये सोचने के लिए। हमारी कानूनी व्यवस्था को भविष्य के लिए कितना तैयार होना होगा। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही और कानूनी विश्लेषण और खबरों के साथ हाजिर होंगे।